धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 6 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जी हां, सिर्फ 6 खबरें ही चुन के ला पाया हूं आज आपके लिए। आपको सुबह भी बताया, दिन में भी शायद कई खबरों से रूबरू कराया और फिर बता रहा हूं कि रात 1:30 बजे का वक्त था जब धाकड़ खबर ही नहीं, धाकड़ समाचार चैनल को भी हैक कर लिया गया था। खुदा का करम रहा, आप लोगों की दुआएं रही, पता नहीं कैसे धाकड़ खबर बच गया है। रात के 3 बजे अचानक आंख खुल गई और उसके बाद तमाम लोग इस काम में जुट गए और मालिक का करम रहा कि वो व्यक्ति जो भी था जिसकी हम लोग शिकायत भी कर रहे हैं साइबर सेल से, वो इस पूरे मामले की जांच करेगा और जांच करने के बाद पता लगाएगा कि आखिर कौन है वो शख्स जो बार बार धाकड़ खबर को इस तरीके से हैक करने की कोशिश करता है। और ये कोशिश हमेशा चुनाव के दौरान ही क्यों होती है। आपको याद होगा 1 अक्टूबर 2019 को जिस वक्त चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र में और हरियाणा में, उस वक्त धाकड़ खबर को 45 दिनों तक हैक करके रखा गया था। बाद में यूट्यूब से वो रिटर्न हुआ था। उसी दौरान हमने धाकड़ समाचार बनाया था। ये तमाम कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ, बोर ना हो जाए, लेकिन जानकारी आपको रहनी चाहिए कि जब तक दुकान चल रही है तब तक इसी अंदाज में आपके सामने खबरें रखते रहेंगे। पर हो बहुत कुछ रहा है, डिस्टर्ब करने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। अपने ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं परमबीर सिंह। जी हां, परमबीर सिंह, वही परमबीर सिंह जिनको अभी मुंबई पुलिस कमिश्नर से हटाकर होमगार्ड का डीजी बना दिया गया है, वही परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी। उन्होंने कहा साहब मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसलिए मेरा ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि मैंने 100 करोड़ रुपये की जो गृह मंत्री द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी या 100 करोड़ रुपये की जो वसूली कराने का टारगेट रखा गया था कि हर महीने 100 करोड़ रुपये जुटाओ, उसको खुलासा कर दिया उसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया था, इसीलिए मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन ये ट्रांसफ़र करने का जो उन्होंने विरोध किया है, या यूँ कहें अपने ट्रांसफ़र को जो उन्होंने चुनौती दी है, वो तब जब वो डीजी होमगार्ड का चार्ज संभाल चुके हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करता क्या है। लेकिन बता दें कि एनआईए इस मामले की पहले से ही जांच कर रही है। आप लोग सब लोग जानते हैं एनआईए ने ही सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है, तो आप परमबीर सिंह चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तरीका अच्छा है, सरकार तो कहेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती की तरह सुप्रीम कोर्ट कह रहे ठीक है सीबीआई जांच हो, और फिर बात तो आप जानते ही हैं, निकलता जाके कुछ है नहीं। लेकिन उस दौरान टीवी चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार किस तरीके से नंगा नाच करते हैं, वो किसी से ढका छिपा रहता नहीं है। सच क्या हो कुछ पता नहीं। किसने मारा सुशांत सिंह राजपूत को, क्यों वो खुद मर गया, किसी को पता है? सीबीआई भी जाँच कर चुकी, बिहार पुलिस भी जाँच कर चुकी, मुंबई पुलिस भी जाँच कर चुकी। लिखना क्या, इसमें की 2 पुड़ियाँ, उन्हें लगाओ, किसी को भी अंदर जेल में डाल दो। ये अंग्रेज़ क्या करते थे जब हम लोग गुलाम थे। किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ा, उस पर 2 पुड़िया चिपकाई, अवैध चाकू रखा, अवैध तमंचा रखा और उसको जेल में डाल दिया। बस जेल में भेजना है ना, एक बार साबित करके दिखाइए ना जो आरोप लगाते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीजीआई का एक बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि किसी को भी जवाब देने के लिए मजबूर यानी कि विवश नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट भी जवाब देने के लिए विवश नहीं कर सकता है सरकारी संस्थाओं को या सरकारों को, तो फिर कहाँ से आपको उम्मीद है कि जवाब मिल जाएगा? जवाब दे क्यों नहीं होती हैं ये सरकारें, इन सरकारों का पूरा सिस्टम, इस पर भी तो बात करनी चाहिए ना। आखिर क्यों जवाब नहीं देंगे? पब्लिक के पैसे पे बैठी हैं कि अपने बाप का पैसा लाके खर्च कर रहे हैं। कोई अगर प्रधान है, कोई अगर कहीं का चेयरमैन बन जाता है, लोग सोचते हैं कि गली में खड़ंजा लगवा दिया जी, प्रधान जी ने अपने बाप के पैसे से लगवाया, अपनी प्रॉपर्टी बेच के लगवा रहा है क्या? हमारे मोहल्ले में लाइट लगवा दी जी चेयरमैन साहब ने, अरे अपने अब्बा की प्रॉपर्टी बेच के लाया क्या? गाड़ी में घूम रहा है जनता के पैसे पे, और जनता एहसान मानती है। लोगों को जिस दिन ये समझ आ जाएगा ना, उस दिन इन नेताओं को इनकी औकात का अंदाजा हो जाएगा। और जो कहते हैं ना जनता के सेवक, फिर ये सेवक बन के ही रहेंगे। खैर छोड़िए इधर उधर की कहानी, आपको बता देते हैं असल मुद्दा है क्या। एनजीओ है एक जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है। इसका कहना है कि साहब हमने 51 लोगों को पार्टी बनाया, तमाम पूरे देश की 51 लोगों को पार्टी बनाया, लेकिन महज 13 लोगों ने यानी कि 13 पार्टियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल किया है। आपको उन सबसे जवाब मांगना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि जवाब देने के लिए किसी को मजबूर यानी कि विवश नहीं किया जा सकता है, ये टिप्पणी की है। लेकिन इस मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख लगा दी है, अगस्त के तीसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी। यहाँ आपको ये बात बताना ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि अब तक की कहानी में मैंने बताया नहीं कि पिटीशन किस लिए दाखिल की गई।
1993 से लेकर अब तक, यानी कि 28 बरस का इतिहास में सेफ्टी टैंक जानते होंगे आपको, या सीवर में मजदूर सफाई करने उतरते हैं, मौत हो जाती है, मर जाते हैं, मैनुअली तौर पे उनसे सफाई करी जाती है, जो नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, मशीनें नहीं ला के दी जाती हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो इनकी मौतें हो जाती हैं, अब तक कितनी मौतें ऐसी हो चुकी हैं, तमाम सरकारें बताएं, तमाम सिस्टम बताएं, और इसके अलावा जो है उनके लिए क्या किया जाता है, उनके परिवार के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो ठेकेदार के अंडर में काम कराया जाता है, नौकर तो है नहीं सरकार के। अब ठेकेदार का आदमी मर जाए तो ठेकेदार क्या करे, 10-20-50 हज़ार उसके परिवार को दे देगा, और वो जो पीड़ित परिवार है वो क्लेम भी नहीं कर सकता है। दुर्भाग्य देखिएगा, जो अपनी जान पर खेलकर आपके शहर को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको योद्धा बताया जाता है, लेकिन जब योद्धा अपने लिए डिमांड करते हैं तो सरकार कहीं गायब हो जाती है, जवाब तक देने सुप्रीम कोर्ट में नहीं आती, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया जवाब देने को मजबूर नहीं कर सकते। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली जल बोर्ड हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बता दें आपको, दिल्ली जल बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के अधीन आता है, यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार का जल बोर्ड हरियाणा की बीजेपी मनोहर लाल खट्टर यानी कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। किस मामले में पहुंचा है वो थोड़ा सा डाल लीजिए। डीजेपी यानी डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड का कहना है, उसने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किए कि साहब एक बात बताइए, हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसको हरियाणा ज़्यादा दूषित कर रहा है, उसकी वहाँ की फैक्ट्रियाँ अमोनिया उसमें छोड़ रही हैं, जिससे ये पानी पीने लायक नहीं रह जा रहा है, और यही पानी दिल्ली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो वज़ीराबाद बैराज पर इकट्ठा होता है। कम पानी छोड़े के जाने के कारण पानी कम आ रहा है, जो आने वाले गर्मी के दिनों में ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर सकता है। नियम क्या है, वज़ीराबाद जो बैराज है वहाँ पर 674.50 674.50 फीट पानी होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में 670.4 फीट पानी है, यानी कि 4 फीट के आसपास पानी कम है। उसकी वजह से बताया जा रहा है कि आने वाले गर्मी के दिनों में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जहां हम बैठे हैं ना जी दिल्ली में, 4 दिन पानी ना आया, ठीक है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये दिल्ली वाले ही झेल सकें, हमारे बस की तो है नहीं। हम तो यूँ सोच रहे यूपी में ही चले जाएं, हैंडपम्प तो चला के पानी निकाल ही सकें वहाँ, कम से कम नहाने धोने में तो दिक्कत ना हो, यहाँ के लोग ही रह सकें। सो अगली खबर का रुख कर लेते हैं और इस पिटीशन में देखेंगे क्या होगा। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ट्रिब्यूनल के एक जज। काफ़ी दिलचस्प मामला है, इसको आपको समझना चाहिए। आपको पता होगा बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, ऐसे ही एक ट्रिब्यूनल होता है एमएससीटी, एक्सीडेंट से जुड़े हुए जितने, सड़क दुर्घटना से जुड़े हुए जितने मामले होते हैं, ये एक स्पेशल कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे मामले जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ का कोई जज कोई फैसला सुना दे, वो फैसला किसी वादी या प्रतिवादी के हक में ना आए, भाई किसी के भी हक में ना आए, किसी को ना पसंद आए, अधिकार तो दोनों के पास है ना जी, दोनों हाई कोर्ट जा सकें, तो दोनों में से कोई सा भी हाई कोर्ट चला जाए मान लो। अब हाई कोर्ट जब इस फैसले पे टिप्पणी करे तो निचले जज को ऐसा लगे कि जैसे पर्सनली टिप्पणी उन्होंने कर दी है, उसकी उसमें बेइज्जती की गई है, उसमें उसका अपमान किया गया। तो ऐसे ही एक जज हैं एमएससीटी अदालत के, ये अदालत है कर्नाटक के अंदर, वो पहुंच गए हैं जी सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा साहब कर्नाटक हाई कोर्ट ने बताओ मेरे फलाने फैसले के लेके जो भी उन्हें फैसला करना था वो करते, लेकिन उन्होंने पर्सनली मुझ पर टीका टिप्पणियाँ की हैं जो कि अशोभनीय हैं, इस पर आपको सुनवाई करनी चाहिए। जज साहिबा ने सुनवाई करी, सुनवाई करने के बाद कहा हाँ भैया ठीक कह रहे हो, मानते हैं कि टीका टिप्पणी जो है वो गलत तरीके से की गई है, और ऐसी टीका टिप्पणी करने से अदालतों को परहेज़ करना चाहिए, खासकर हाईकोर्ट को देखना चाहिए कि जो निचली अदालत हैं। अब देखिए यहाँ शुरू होती है भावना, अब यहाँ बुद्धि का काम शुरू होता है। कहा गया कि निचली अदालतों के बारे में हाईकोर्ट को सोचना चाहिए, उनके पास बैठने उठने की ढंग की व्यवस्था नहीं होती है, एसी पंखा नहीं लगा होता है ढंग से, ठीक है, वो बड़े टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, मानसिक तौर पे भी उलझन में रहते हैं। तो उनके बारे में ये भी सोचना चाहिए, हाईकोर्ट के मुकाबले उनके पास सुविधाएँ नहीं होती हैं। मतलब उनको बेचारा मानिए, जज जो फैसला लिख रहा है निचली अदालत का, जहाँ ट्रायल चलता है, सबसे ज़्यादा सुविधाएँ कहाँ पर होनी चाहिए? हाई कोर्ट में ट्रायल तो चलता नहीं जी, किसी वकील से पूछ लेना, मैं तो उतना बड़ा वकील नहीं हूँ, पत्रकार ही हूँ, छोटा मोटा सा है ना। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चलता, मुकदमों का ट्रायल चलता है निचली अदालतों में, और वहाँ क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती, ये तो वैसे ही परेशान हैं। अगर मान लो इनका एक आधा कोई फैसला हाई कोर्ट देखे और उसमें कोई ऐसी बात निकल जा तो टीका टिप्पणी करते हुए थोड़ा परहेज करना चाहिए। बेहतर होता कि अदालत इस पूरे मामले को नज़ीर मानती और कहती कि हम ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था बनाएंगे। जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गाजियाबाद की अदालत में सड़ैंध मच रही होगी,
सड़ैंध जिसे कहते हैं, और दिल्ली में चले जाइए। जैसे साकेत है, दिल्ली की एक ऐसी अदालत लगता है जैसे मॉल में घुस गई, पूरी बिल्डिंग फुल्ली ऐसी, आदमी कहीं थूक भी नहीं पाता। और वहाँ क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी कोने में जाके कहीं भी कोई खड़ा हो जाता है। रद्द हुए नामांकन को बहाल कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे एनडीए के 3 उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगी है, यानी कि उनको वहां से भी कोई राहत नहीं मिल पाई है। खबर केरल हाईकोर्ट से हमारे पास आ रही है। एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वो गठबंधन जिसमें भाजपा होती है और भाजपा के अलावा बहुत सारे पार्टी के लोग होते हैं, बहुत सारी पार्टियां होती है, तो उसे कहते हैं एनडीए। तो एनडीए के 3 उम्मीदवार थे साहब। वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, भैया ये बी नंबर फॉर्म जो साइन किया है आपने, इसमें आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनका सिग्नेचर तो है ही नहीं कि उन्होंने आपको कैंडिडेट बनाया नहीं बनाया। वो बी नंबर फॉर्म जारी करेंगे तभी तो हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही कुछ और त्रुटियाँ थी, रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें से बताया जा रहा है बीजेपी के तो 2 थे, बीजेपी के 2 थे। एक थे निवेदिता सुब्रमण्यम, ये बीजेपी के हैं, और इनके अलावा लक्ष्मी आर एम धन लक्ष्मी, सॉरी, वो जो हैं दोनों बीजेपी के थे। और इसके अलावा जो तीसरे थे जिनका नाम था एन हरिदास, वो बताया जा रहा है AIDMK, आप जानते हैं जयललिता की पार्टी हुआ करती थी, वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। पनाली सामी जो हैं सीएम कर्नाटक में बने बैठे हैं, तो ये पार्टी है, इनके कैंडिडेट थे, इनका नामांकन रद्द हो गया था। अब ये चलेगा हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट में पूरा मामला गया तो जस्टिस एन नागरस की बेंच के सामने पहुंचा। रिटर्निंग ऑफिसर भी आया, यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से भी अधिकारी आए, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा। पक्ष सुनाने के बाद अदालत ने माना, भैया जब खाना पूर्ति नहीं है, कागजू का पेट तो भरोगे ना जी, कागजू का जी, बिजा कागजू का ही पेट ना भर रहा तो फार्म क्यों कर स्वीकार कर लें जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति को काले झंडे दिखाने के मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद नईम को आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत उसको माफ़ी, और वो भी बिना शर्त माफ़ी मांगने पर दी गई है, लेकिन एक ग्राउंड इसके पीछे और बनाया गया। भैया नवंबर से जेल में पड़ा है और कितना जेल में रखोगे, छोड़ दो इसको, इससे ज़्यादा इन्हें कौन सा जुल्म कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं दिनेश कुमार सिंह, उनकी बेंच ने नईम को जमानत देते हुए कहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति को काले झंडे दिखाने के दौरान सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार नईम को जमानत दी जाती है, क्योंकि वो बिना शर्त माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि आगे भविष्य में ऐसा नहीं करेगा। और वो ये भी कह रहा है कि मैसेज उसने तैयार नहीं किया था, टूल किट उसने तैयार नहीं की थी, टूल किट तो व्हाट्सएप में आई, किसी ने आगे पहुँचा दी थी। वो है ना, व्हाट्सएप में मैसेज आया, धड़ाक से हमारे पास भेजो, जहाँ लोग सारे दिन, हाँ अकरम भाई देखो क्या, अरे भैया देख तो लो, ये आदित्यनाथ योगी का जो भाषण वायरल कर रहे हो कि लॉकडाउन लागू होगा उत्तर प्रदेश में, ये पिछले साल का, हम क्या करें इसका, हम थारी तरह कोई बावड़े बैठे हैं यहाँ से कि अपना कुछ ही भेज दिया वही दिखाने लग जा, हम तो पहले छांटेंगे फटकेंगे। तो ये थारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए भाई, एक दर्शक भी तो अच्छा तभी बनेगा। लोकतंत्र में मजबूत कैसे बनेगा लोकतंत्र, जब आदमी वहाँ मजबूत होगा, लेकिन जब वो सोचेगा बाद ठप्पा लगा दिया ड्यूटी खत्म होगी, तो भैया लोकतंत्र तो मजबूत होने का ना है। तो नईम को ज़मानत दे दी गई है। इसका कसूर यही था कि जैसे आप करते हो व्हाट्सएप पे वायरल कर देते हो, वैसे इसने वायरल कर दिया, वह किसी को लगी और उसने मुकदमा लिख दिया कि डाल जेल में इसको। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।